नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से, जिसमें हम देखेंगे कि डायबिटीज़ को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं डायबिटीज़ के तरीके क्या हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 दो तरीके से होता है और इनका इफ़ेक्ट करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट है थोड़ा बॉडी पे। देखो, नॉर्मल जो होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसके डायबिटीज़ नहीं है उसकी बात करें तो हमारा जो पेंक्रियाज होता है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, अग्ना पेंक्रियाज का काम क्या मतलब, एक इंसुलिन हार्मोन है वो रिलीज होता है, राइट। तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होकर के सीधा ब्लड वेसल में फ्लो होता रहता है कंटिन्यूसली। और साथ में आप देखो कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, इस हार्मोन का फंक्शन ये होता है, ये एक तरीके की चाबी होती है की, जो कि नॉर्मल हमारी जो सेल होती है ना, बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ग्लूकोज को एंट्री दिलाती है। और जब ग्लूकोज में की एंट्री हो जाती है तब वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम आता है कि नहीं। अब एनर्जी के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट तो होती है और ग्लूकोज को सेल तक पहुंचना ज़रूरी है, और सेल तक पहुंचाने में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में ये होती है नॉर्मल सर्कमस्टांस जब इंसुलिन रिलीज होता रहता है। इसमें मेन रोल हो गया किसका, पेंक्रियाज का, ठीक है। अब देखो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, डेडलीस्ट है। प्रॉब्लम क्या होती है, इंसुलिन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता है पेंक्रियाज से। इस वजह से ब्लड वेसल में ग्लूकोज लेवल है वो कंटिन्यू बना रहता है, और इधर सेल को जो रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की वो एंटर ही नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि चाबी ही खो गई, तो खुलेगा कहाँ से ताला। तो इस तरीके से क्या हो गया, इंसुलिन ना प्रोडक्शन होने की वजह से ग्लूकोज एंटर नहीं हो पा रहा सेल के पास में, और सेल में एनर्जी की कमी आती चली जाती है, और जबकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कंज्यूम ही नहीं हो रहा तो बढ़ेगा ही, तभी तो डायबिटीज़ हो गई। फिर दूसरी अगर देखिए, ये तो हो गया टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन तो अवेलेबल है ब्लड वेसल्स में, ठीक है, और जब मतलब ब्लड के साथ में आराम से सर्कुलेट हो रहा है, ग्लूकोज भी हमने जो कंज्यूम किया है फूड उससे अवेलेबल हो गया। पर प्रॉब्लम यह है कि सेल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है इंसुलिन के लिए, मतलब इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है सेल। ऐसे में क्या हो जाता है, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है सेल में। तो ऐसे में इसको बोल देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है पर सेल एक्सेप्ट नहीं कर रही है ग्लूकोज को, इंसुलिन मतलब इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा। तो ऐसे में ये वाला डेडलीस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन ना होना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देगा। यहाँ पर इंसुलिन है तो सही, पर वो काम नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ सपोर्ट में कोई टैबलेट ले लुआ करके काम चला सकते हो। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा ईजी है एज कम्पेयर टू टाइप 1 डायबिटीज़। तो हमारा जो आर्टिकल है ना, ये टाइप 1 डायबिटीज़ पे फोकस्ड है, वो देखते हैं डिटेल में। तो ऐसे में पिछले हफ्ते की बात है जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइन इशू की है कि डायग्नोज करवाना, ट्रीट करवाना, मैनेज करना टाइप 1 डायबिटीज़ को। बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा मिलता है टाइप 1 के बजाय। इसका मतलब ये हो गया कि केवल मतलब यूँ मानो कि हॉस्पिटल में जो केसेस जाते हैं ना, उनमें केवल 2% केसेस ऐसे होते हैं जिनको कि टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। अब क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके पीछे एक तो क्या है कि डिसऑर्डर हो सकता है कि हाँ चलो ठीक है, वाकई में बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है इस वजह से। दूसरा है कि अवेयरनेस आ रही है लोगों में, इस वजह से लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, डायग्नोज करवा लेते हैं इसकी वजह से। और तीसरा, इम्प्रूव्ड डायग्नोसिस, दैट मीन्स चेकअप करवाने गए तो पता पड़ना, ब्लड टेस्टिंग हुई तो जल्दी से पता पड़ना कि वाकई में टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है। तो ऐसे में देखो, सही टाइम पर सही एक्शन ले लिया जाए तो छोटे बच्चों का सर्वाइवल लॉन्ग टर्म तक पॉसिबल हो पाता है। और आज अगर देखें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल के तौर पे देखा जाता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा केसेस डायबिटीज़ के इंडिया में मिलते हैं। अब देखो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है, एग्जैक्टली वही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा लोगों में मिलता है, ठीक है। 90% जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें 90 जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें 90% टाइप 2 डायबिटीज़ मिलता है, ठीक है। पर टाइप 2 में कम से कम इंसुलिन अवेलेबल तो होता है ना, टाइप 1 में तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता।
अगर मान लो जो बंदा एक्सटर्नली इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है ना, वो अगर 7 दिन तक इंसुलिन के इंजेक्शन लेना बंद कर दे तो उसकी डेथ हो जाए। टाइप 1 का तो ये हाल है। टाइप 2 में कम से कम इंसुलिन है, बस केवल कुछ दवाइयाँ लेनी होती है। वो दवाइयाँ क्या करती हैं, सेल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी कर देती है कि हाँ जी इंसुलिन अवेलेबल है, इंसुलिन चाबी तो घूम रही है, पर उसमें क्या रस्ट लग गया लॉक में, वो लॉक खुल जाता है। फिर कुल मिला के बात ये है, तो पिल्स के बेसिस पे टाइप 2 को ट्रीट करना बड़ा आसान है। बट टाइप 1 की अगर बात करें तो बहुत प्रॉब्लम है। 101 साल पहले जब इंसुलिन की डिस्कवरी हुई ना, तब से लेकर अब तक बहुत सारे डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट्स को बचाना पॉसिबल हो पाया है। उसके पहले पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन के बारे में पता पड़ा, तब इंसुलिन दे दिया जाता है तो बच जाते हैं। बच्चों की अगर बात करें तो आज बच्चे जितने भी आ रहे हैं जिनमें मान लो सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, सीवियर सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज़ के, यूरिनेशन, बार बार पेशाब करने जाना, पेशाब करने जा रहा है तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी। इसके अलावा बॉडी में डायबिटिक केटो एसिडोसिस, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल होता है जो ये शो करता है कि जब आप डायबिटिक हो, जब कोई इंडिविजुअल डायबिटिक होता है तो केटोन्स करके मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। और वो मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं कि ग्लूकोज को तो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, अब वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या यूज़ करती हैं, जो बॉडी में फैट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करनी शुरू कर देती है। अब फैट्स को अगर आप करोगे रिड्यूस, तो फैट्स की तो क्वांटिटी जितनी आपकी बॉडी है उसके हिसाब से लिमिटेड ही होती है, तो वो फैट को कंज्यूम जब सेल करनी शुरू कर देती है तब ये केटोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इनकी क्वांटिटी भी ब्लड में बढ़ जाती है। ओवरऑल आप देखो कि ये सिम्टम्स है जो शो करते हैं केटोन्स लेवल है ना, के लेवल जिसको बोलते हैं, इससे पता पड़ जाता है कि हाँ जी ग्लूकोज मतलब डायबिटिक है या नहीं है, इसको चेक किया जाता है एक बार। ठीक है, अब देखो बात आ जाती है कि कितनी रेयर है टाइप 1। देखो अभी तक देखा जाए ना, ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ है। इंडिया में अकेले में 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ है। ओके, इसके अलावा देखें तो इनमें से हर 1 लाख में से 90,000 तो 14 साल से कम के बच्चे हैं। ये हाल है इंडिया का भी टाइप 1 डायबिटीज़ की, तभी तो गाइडलाइन इशू की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें टोटल डायबिटिक पेशेंट्स के नंबर कितने हैं इंडिया में, 7.7 करोड़। ये डेटा है डायबिटीज़ एटलस ऑफ इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, उसके द्वारा ये दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी ये चीज़ हमने देख ही ली कि इंडिविजुअल्स में डायबिटीज़ के होने के चांसेस कितने क्या रहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ 25 साल से कम उम्र के लोगों में होने के चांसेस 25.3%। चांसेस का मतलब 25 जितने भी पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उनमें से 25.3% ही ऐसे हैं जिनके पास में टाइप 2 पे डायबिटीज़ है। बाकियों के पास में 75% के लगभग है टाइप 1 है। ठीक है, तो रिस्क क्या है, रिस्क तो भाई सीधी सी बात है जो बता दिया कि अगर 1 हफ्ते तक भी इंसुलिन इंजेक्शन नहीं ले तो बंदे की डेथ हो सकती है। इंजेक्शन मतलब इंसुलिन से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एग्जैक्ट टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो इसके लिए यही है, कारण क्या है अननोन है, पर हाँ ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से मान लो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है ना, तो फिर वो पैंक्रियाज, हमारे अग्नाशय में आइलेट्स सेल्स अवेलेबल होती है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, उन सेल्स को किल कर देता है वो ऑटो इम्यून सिस्टम। और वो जब सेल्स ही डेड हो गई तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन आप देख सकते हो, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, जैसे अगर माँ को डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ हो 3% चांसेस रहते हैं। अगर पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ होने के 5% चांसेस होते हैं। और अगर बहन या भाई सिबलिंग्स में से किसी एक को डायबिटीज़ हो तो 8% चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक फैक्टर भी काम करते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिकल सीक्वेंस और जीन्स की प्रेजेंस भी एक अपने आप में रोल प्ले करती है डायबिटीज़ के फैलने की, मतलब डायबिटीज़ के अकरेंस की अगर बात करें। और उनमें जीन कौन से हैं, DR3 DQ2 और एक है DR4 DQ8। ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं उनमें 30 to 40% तो ये जीन मिलते हैं। ठीक है ना, जबकि आप देख सकते हो जनरल पॉपुलेशन में ये कितना परसेंट मिलते हैं ये जीन, 2.4%। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में इन जीन्स का मिलना भी एक सिंबल है, एक कॉज है कि हाँ भाई डायबिटीज़ इनके हो सकती है। फिर देखो गाइडलाइन में क्या बताया है,
डाइट का क्या तरीका हो सकता है, एक्सरसाइज का तरीका, इंसुलिन कैसे आप इनटेक ले सकते हो, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो जिससे कि कॉम्प्लिकेशन ना आए, जैसे कि रेटिनोपैथी, आंखें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, नर्व सिस्टम वीक पड़ जाता है, तो बोले इन चीज़ों से बच सकते हो इन गाइडलाइंस को अगर प्रॉपरली आप फॉलो करो। इसका मतलब एक तरीके से ये रेफरेंस की तरह काम करेंगी गाइडलाइंस टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। फिर देखो, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं ना, उनको हर एक बच्चे को इंसुलिन लेना ही चाहिए एक असेंशियल मेडिसिन के तौर पे, जिससे कि वो अच्छे से शुरुआती सालों में अपने आप को सर्वाइवल दे सके, अच्छी स्ट्रेंथ दे सकें। और वैसे कॉस्टिंग लगभग 5,000 रुपये पर मंथ आती है अगर इंसुलिन की वैक्सीनेशन ली जाए। फिर देखी जाए ये देखा जाए मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन अगर लिया जाए, गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो अभी मॉडर्न ग्लूकोमीटर की बात की गई है। पहले तो क्या था, यूरिन ग्लूकोमीटर, ग्लूको मॉनिटरिंग मेथड यूज़ होता था, पेशाब में ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता था। फिर ग्लूकोमीटर आया पर वो थोड़ा महंगा था, पेनफुल भी था, ठीक है, और आप देख सकते हो अच्छे से एक्यूरेसी भी नहीं आती थी। पर आज के टाइम पे जो ग्लूकोमीटर यूज़ होता है ना, ग्लूको मॉनिटर, उनमें जो स्ट्रिप यूज़ होती है, आपने नोटिस किया होगा, जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अंगूठे पे या कहीं पे भी पिंच करके हल्का सा ब्लड लेते हैं, एक स्ट्रिप निकालते हैं एक पैकेट में से, उस स्ट्रिप में लेकर के फिर वो मीटर होता है उसमें डाल के चेक कर लेते हैं हाँ भाई ग्लूकोज लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। तो बस वो कॉस्ट ऑफ स्ट्रिप है ना, ये थोड़ी सी है। बाकी तो देखो डायबिटीज़ को टेस्ट करना इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं हमारे यहाँ पे अभी। तो ये है टाइप 1 और टाइप 2। तो हमारे नॉर्मली जो मिलता है ना ज़्यादातर लोगों में वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, पर बच्चों में क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ है। पर एक चीज़ अच्छी है कि सही टाइम पर डिटेक्शन हो जाए तो लंबे समय तक ज़िंदगी बिताई जा सकती है। डॉक्टर एक हैं, उनका ये कहना है कि मेरे एक पेशेंट के 16 साल की उम्र में डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई, आज वो 90 साल के हैं, इस तरीके से बताए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा केस भी है उनके सामने। तो ओवरऑल टाइम पे डिटेक्ट होना, ट्रीट होना वो ज़रूरी है। ये था पूरा केस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टर्बन डे एक्ट। ये देखो पगड़ी बांधी जा रही है, यहाँ सरदार जी बांध रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बच्चे को, राइट। मुद्दा है कहाँ का, कनाडा का। कनाडा की कनाडा का एक स्टेट है मैनिटोबा, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पारित किया है टर्बन डे एक्ट, और 13 अप्रैल हर साल अब टर्बन डे एक्ट के तौर पे ऑब्जर्व की जाएगी। इसका मतलब इस तरीके से पगड़ी बांधी जाएगी एक तरीके से ऑब्जर्वेशन में, सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल इंट्रोड्यूस किया था दिलजीत सिंह ब्रार, जो आपके सामने है, ये एमएलए हैं वहीं पे, ठीक है। पार्टी इनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑपोजिशन में है ये, पर फिर भी इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, प्राइवेट मेंबर बिल जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि सरकार में तो है नहीं, तो इन्होंने मेंबर अपना बिल इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली इनकी एजुकेशन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से हुई है और मुक्तसर पंजाब से बिलोंग करता है, राइट। देखो एक्ट में क्या लिखा है, एक्ट में ये लिखा है कि कनाडा में सिखों को बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और उनमें जैसे पगड़ी हो गई, बियर्ड, दाढ़ी रखना, बाल, बोले इनको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म या कई बार मजाक उड़ाई जाती है। तो ये जो रेसिज्म वाला इशू है ना कनाडा के सिख्स के साथ में, बोले इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो बोले टर्बन को ही हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करें, और 13 तारीख जो होगी अप्रैल की, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टर्बन डे को ऑब्जर्व करने के लिए अपने सिर पर पगड़ी बांधेंगे। इससे क्या होगा, एक रेस्पेक्ट भी मिलेगी पगड़ी को, सॉवरेनिटी भी एक इंडिविजुअल की मेंटेन होगी, और एक कहते होते हैं ना जब किसी भी हम सिंबल को एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी अपने आप इज्जत होने लग जाती है। तो बोले इस तरीके से। और 13 तारीख की क्यों चूज़ की है, आपको पता है बैसाखी का दिन होता है, ठीक है, 13 या 14 अप्रैल को आ जाता है, जो कि सिखों में बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, राइट। तो इस तरीके से ये ज़रूरी है। और बैसाखी के दिन क्या हुआ था, बर्थ ऑफ खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699, औरंगजेब के टाइम की बात है, उस टाइम पर ये खालसा पंथ शुरू किया था। और खालसा में उसी टाइम पे टर्बन को मैंडेटरी कर दिया था कि भाई टर्बन जो है हमारी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट एक सिंबल है। कनाडा में सिख्स की अगर बात करो तो टोटल पॉपुलेशन का 1.4% सिख्स है वहाँ पे, लगभग 5 लाख, और बहुत से कैनेडियन सिख्स हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में भी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, ओके। और बिल की बात करें तो फेडरल पार्लियामेंट ने पारित कर दिया था वैसे हेरिटेज मंथ, मतलब वैसे देखा जाए तो अप्रैल मंथ को हेरिटेज मंथ अक्रॉस कनाडा, सिख हेरिटेज मंथ के तौर पे देखा जाता है अप्रैल मंथ को, ठीक है। ये चीज़ फेडरल पार्लियामेंट ने 2019 में पास कर दी थी,
और फिर रॉयल एसेंट भी मिल गई थी, ठीक है ना। ओवरऑल आप देखो कि पहले तो अप्रैल मंथ को सिख हेरिटेज मंथ के तौर पे ऑब्जर्वेंस में लाया गया 2019 में, और अभी 13 अप्रैल को एक्यूरेटली देखें तो टर्बन डे के तौर पे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया जाएगा अब कनाडा में, क्योंकि अब बिल पारित हो चुका है। कहाँ पे? कनाडा में पूरे में नहीं है ये कनाडा की जो प्रोविंस है मोनिटोब, वहाँ पर होगा अभी, ठीक है। मैनीटोबा सॉरी, ठीक है ना, कनाडा में नहीं है ये, केवल इस स्टेट में होगा ये टर्बन डे। तो बाकी अप्रैल मंथ को देखा जाए तो सिख हेरिटेज मंथ के तौर पे पूरे कनाडा में मनाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेब 5.0। जैक डोर्सी, उन्होंने आने वाले फ्यूचर इंटरनेट के बारे में अपनी तरफ से कुछ चीज़ें रिवील की हैं। जैक डोर्सी जो कि ट्विटर के सीईओ रह चुके हैं, इनका ये कहना है कि वेब 5.0 होगा वो बड़ा ऑटोनोमस होगा, एक इंडिविजुअल के हाथ में बहुत सारी अथॉरिटीज़ रहने वाली है, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करेगा ये। देखो वेब के वर्जन्स देखते हैं। वेब 1.0 इंटरनेट पे कंटेंट पड़ा रहता था, हम केवल पढ़ सकते थे, हमारी तरफ से कोई रिएक्शन कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं था। वेब 2.0 जब सोशल मीडिया इंटरनेट और ये फैसिलिटी जिसमें अभी हम करंटली चल रहे हैं, हम हमारी एक्टिविटीज़ भी यूज़र के तौर पे अपडेट कर सकते हैं। वेब 3.0 जो कि नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट होगा, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कंट्रीब्यूशन होगा। और फिर उसके बाद में 4.0 के बारे में यहाँ डिटेल दी नहीं हुई नहीं है, सीधा बता दिया वेब 5.0। 5.0 क्या होगा, इसमें बताया गया कि 5.0 में एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी अपनी डेटा का ऑनर खुद होगा। इसका मतलब क्या है कि आप देखो कि जिस तरीके से आज वेब 3.0 है, इसमें हल्का सा डिसेंट्रलाइजेशन है, फुल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कह सकते। कारण क्या है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, ठीक है, जैक डॉर्सी बोलो फुल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कह सकते। कैसे? कि आज हम जब भी हमारा इंटरनेट पे डेटा कुछ डालते हैं, उस डेटा को किसके पास में स्टोर किया जा रहा है, वो जो प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल दिया, मतलब फेसबुक है या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है, वो उस प्लेटफॉर्म पे हम डेटा स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब थर्ड पार्टी डेटा स्टोर करके रखती है। साथ में सेंसरशिप का सामना भी करना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट है, कोई भी सोवरन है, चलते ही कानून निकाल देते हैं। तो इस तरीके से बोले कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, एक इंडिविजुअल को अपने डेटा पर पूरा अधिकार भी नहीं है। जबकि 5.0 जब आएगा, इंटरनेट का 5th वर्जन जब आएगा, तब क्या होगा, इसके 2 एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर एलिस और यहाँ पर एक बॉब, 2 का केस लिया हुआ है। एलिस का केस क्या बताया जा रहा है कि एलिस के पास में डिजिटल वॉलेट है जिसे वो लेन देन पेमेंट करती हैं, वो सारा का सारा। अब उसमें क्या है कि उनको जो कुछ भी लेन देन करना है उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी एंट्रीज डाल रखी हैं। पर कुछ टाइम बाद में उनको लगा कि वो वॉलेट, जिस वॉलेट एप्लीकेशन को वो यूज़ कर रही थी, वो एप्लीकेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। और उनको लगता है कि हाँ यार, मुझे तो कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करनी चाहिए। तो ऐसे में इस वॉलेट में जो बैलेंस है, वो जो पूरी डिटेल्स हैं, वो ऐसे कैसे दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये चीज़ होगी बोला 5.0 में। इसका मतलब आपको स्विच करने का पूरा राइट होगा एनी टाइम। तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कि नहीं? आज क्या है, आप फ़ोन पे एक तरफ यूज़ करते हो, पेटीएम एक तरफ यूज़ करते हो। आप पेटीएम से फ़ोनपे पे अगर जाओगे तो पेटीएम के वॉलेट में जो पैसा पड़ा है, क्या वो फ़ोनपे में ला सकते हो? नहीं, सीधा नहीं आएगा अगर आप स्विच करोगे। जबकि 5.0 में क्या हो जाएगा कि आप अगर पेटीएम से फ़ोनपे पे स्विच करोगे तो आपका बैलेंस ऐसे कैसे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो भी आपकी सेटिंग वेटिंग थी वो सारी की सारी। तो बोले एक तो ये फीचर समझो आप। दूसरा फीचर ये बताया जा रहा है डेटा पर कंट्रोल। मान लो मैंने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, गाना, ठीक है। अब गाना एप्लीकेशन में मैंने अपनी पूरी लिस्ट बना दी कि हाँ जी मेरे गानों की चॉइस क्या है, इस तरीके से मैंने अपनी प्लेलिस्ट चॉइस के हिसाब से बना दी। पर गाना एप्लीकेशन इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे विंक पे शिफ्ट कर जाना चाहिए, विंक पे। अब विंक पे शिफ्ट करूंगा तो मुझे वो डिटेल फिर से डालनी पड़ेगी, तो कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। पर 5.0 में क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो गाना पर आपने जो सेटिंग की थी ना, वो सेटिंग आपके खुद के डिवाइस में स्टोर्ड रहेगी। और जैसे ही आप इस दूसरे एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको दोबारा से प्लेलिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सेटिंग आपके फ़ोन में स्टोर्ड है, आपके डिवाइस में स्टोर्ड है, वो ऑटोमेटिकली नई एप्लीकेशन को गाइड कर देगी कि भाई ये गाने इसकी पसंद के हैं, लगा दे, तैयार कर दे, ये चॉइस है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ज़्यादा माथापच्ची नहीं हो, डेटा पर कंट्रोल भी हो गया। ऐसे में पर्सोनिफाई कर दोगे आप एक इंडिविजुअल को इलेक्ट्रॉनिकली। ये है वेब 5.0। बाकी तो देखेंगे आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। बाकी ये चीज़ हमने देख ली, आगे चलता है।
नेक्स्ट है भाई, मार्केट क्यों डाउन गया, रुपी क्यों लगातार डाउन चला जा रहा है। देखो सेंसेक्स मंडे को 1457 पॉइंट्स क्रैश कर गया। रुपी 78.28 रुपी पर डॉलर के हिसाब से चल रहा है, जो कि लोवेस्ट है अभी। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है। पहला कारण यूएसए का जो फेडरल रिजर्व उसके द्वारा इंटरेस्ट रेट राइज करना। इंटरेस्ट रेट यूएसए का फेडरल रिजर्व राइज करता है तो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो निकल कर के और जाता है कहाँ पे, फिर यूएस की तरफ। क्योंकि सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इनको रिटर्न अच्छा मिलेगा, जो भी इन्वेस्टर यूएसए में इन्वेस्ट करेगा। सिक्योर भी है, डेवलप्ड कंट्री है भाई। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, यूएसए का जो ट्रेजरी यील्ड है, जैसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड्स की 10 ईयर का जो टेन्योर रखते हैं, उनकी जैसे हम बोलते हैं 7% 8% यील्डिंग आ रही है, तो वहाँ पर भी बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं उसका 3.14% लेवल चल रहा है, जो कि 14 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। तो ऐसे में एक बंदा कोई जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको ज़्यादा रिटर्न जो है वो बॉन्ड मार्केट में या डेट मार्केट में इन्वेस्ट करने से मिल रहा है, तो वो क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, पैसा निकाल करके बॉन्ड मार्केट में लगाएगा कि नहीं। इसलिए भी स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर रहे हैं। इंडिया की बात करें तो देखो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आरबीआई ने ऑलरेडी पॉलिसी रेट राइज कर दी, और आने वाले टाइम पे अगर इन्फ्लेशन टैकल नहीं होती है तो सेम कदम आगे उठाए जाएंगे। तो चांसेस ये है कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट को राइज करे। अच्छा, आगे ऊपर ये भी बताया हुआ है केवल इंडिया ही नहीं, अभी जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उनमें मेजर इकोनॉमीज़ की बात करें जिनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट रहता है, जिनमें यूएस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, स्विस नेशनल बैंक, ब्राज़ील बैंक, ये सारे मिलकर के अब इनकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है और सबके चांसेस ये हैं कि इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे। कारण क्या था, कोविड के टाइम पे इकोनॉमी को कंटिन्यू करने के चक्कर में लगातार पैसा मार्केट में फेंका गया या फिर मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन रखा गया, पर अभी वो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ गई। ठीक है जी, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जैसे रेपो रेट बढ़ाई गई है वैसे ही वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ग्लोबल चिंताएं हमारे लिए बड़ी नुकसान वाली होती है, और मेनली यूएसए जैसे कंट्रीज़ में अगर कहीं प्रॉब्लम होती है। आज यूएसए में 40 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रही है, तो उसको टैकल करने के लिए वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आते हैं ना, जो टेम्परेरीली इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा निकाल करके लेके जा रहे हैं। अभी इसी जून महीने, मई मंथ की बात कर लो, मई की बता रहा है गेस, नहीं जून मंथ में 22,000 करोड़ रुपए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स निकाल के ले जा चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारे यहाँ से निकल चुके हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम करते हैं। अब देखो बात ऐसी है, अब वो रुपयों की वैल्यू में यहाँ पे बता दिया, ओवरऑल निकाल के क्या लेके जाते हैं, डॉलर्स। अब बताओ इंडिया में डॉलर्स की कमी आएगी कि नहीं, जब लोग निकाल करके बाहर लेके जा रहे हैं तो आएगी। डॉलर की कमी है, रुपया आपने पहले से मेंटेन कर रखा है, तो जो चीज़ ज़्यादा है उसकी वैल्यू डाउन। रुपये की वैल्यू क्या हो गई है, 78 रुपीज़ इक्वल्स टू $1। इससे भी बुरा हाल हो गया है। ठीक है जी, एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा ठीक रहता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है, क्योंकि हम कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करना होता है डॉलर। पहले जहाँ 75 रुपये में $1 आता था तो हमें पेमेंट करना होता था 75 रुपये का। अब 78 या 79 रुपये का अगर $1 आता है तो उस केस में $1 के बदले में आपने पेमेंट करने 78 रुपये। तो बताओ महंगा हुआ कि नहीं। जबकि उल्टा करें, एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े सस्ते बिकते हैं। मतलब इंडिया में जो प्रोडक्ट 78 रुपये का है वो इंटरनेशनल मार्केट में $1 का बिकेगा। पहले इंडिया में जो प्रोडक्ट 75 रुपये का था वो $1 का बिकता था। इसका मतलब इंडिया का प्रोडक्ट अभी 75 के कंपेरिजन में 78 रुपये में बिक रहा है ना। तो इस केस में 78 रुपये के कंपैरिजन में आप यहाँ पर ये देखो कि 78 रुपये में आप इंडिया में क्या क्या खरीद सकते हो। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो कि 75 रुपीज़ में 75 कैंडीज़ आती हैं और 78 रुपीज़ में 78 कैंडीज़ आती हैं। तो पहले तो $1 वेटेज था 78 रुपीज़ के, 75 रुपीज़ के, तो आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे थे $1 में, 75 कैंडीज़। अब 78 कैंडीज़ आती हैं $1 में, तो ऐसे में अब आप एक्सपोर्ट कितना करोगे $1 में, 78 कैंडीज़। तो एक्सपोर्ट राइज हुआ। और ऐसे में क्या हो जाता है कि
जो हमारे से मतलब इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, यार इंडिया में सस्ती मिलती है कैंडी, मंगाओ उससे, है कि नहीं। बोले $1 में 78 कैंडीज आती हैं, बहुत बढ़िया है, लो और लो, ये चलता है। रिकवरी की बात करें तो देखो यूएसए की इकोनॉमी जिस दिन स्टेबलाइज होगी उसी दिन हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो पाएगी। इकोनॉमी मतलब मार्केट मेनली, ठीक है ना। और वैसे देखा जाए तो अभी इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP उसका डेटा रिलीज हुआ था, तो उसमें पता पड़ा कि 7.1% के साथ में ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट फिर भी रिस्क बना हुआ है। तभी तो कहते हैं ना FDI लेकर क्या हो, FDI क्या स्टेबल होती है, लंबे समय के लिए आती है, ठीक है। FPI जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आती है, क्योंकि लोग केवल मुनाफा कमाने के लिए आते हैं, तो इन पे हम रिलाई भी ज़्यादा नहीं कर सकते। FDI जो होती है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, परमानेंसी भी रहती है, रिस्क कम रहती है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। FDI का मतलब होता है जब आप किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करो और आप हो बाहर के, आउट ऑफ इंडिया के, समझ गए। और FPI में 10% से कम इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट में आप क्या ना तो डिसीजन मेकिंग का करते हो ना कुछ और, केवल इतना देखते हो प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट कमाओ, नहीं बन रहा चलो निकल जाओ, निकाल लो पैसे, ये चलता है। तो FDI ज़्यादा बढ़िया रहता है FPI की बजाय। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आ गए फ्रंट पेज पे। देखो AICTE ने अभी सर्वे करवाया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो पता पड़ा कि फर्स्ट ईयर के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनमें 40% बुरा परफॉर्मेंस आया मैथमेटिक्स में, और सबसे बुरा परफॉर्म किया सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों ने, ठीक है। तो ये अभी AICTE के द्वारा सर्वे करवाया गया, और आपको पता है कि मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इंजीनियर को इंजीनियर बनाने में, राइट। तो बोला मैथ्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ये प्रॉब्लम आ रही है जब एजुकेशन का लेवल स्कूल लेवल पे होता है, उस टाइम पर मैथ्स जो है उनकी अच्छी नहीं हो पाई। तो एजुकेशन के लेवल पर मैथमेटिक्स अच्छी करनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें लगभग 2003 AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट्स को ये टेस्ट के अंडर बुलाया गया, ठीक है। 7 जून को ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था, तो पता पड़ा कि वाकई में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। और ये जो टेस्ट कंडक्ट कराया था इसको नाम बोला गया था परख, ठीक है ना, परख, ये ध्यान रख लेना। और इसमें देखा गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनसे संबंधित। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया था। सेकंड और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो उनके साथ अगर देखो तो फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, उनको स्पेशलाइजेशन की हाँ किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आपको पता है सबका कॉमन चलता है, सेकंड ईयर में फिर ब्रांच डिवाइड होती है, तो उस हिसाब से टेस्टिंग हुई। और देखा जाए तो फिर बाद में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो थे, ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो गया। थर्ड एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस देखनी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनसे संबंधित। तो बोलो परफॉर्मेंस जो थी फर्स्ट ईयर में थोड़ी अच्छी एनकरेजिंग नहीं आई, जो कि बेस होता है। परख टेस्ट के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। आगे चलता है, फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या होता है, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना उनमें मैनेजमेंट लेवल के अपॉइंटमेंट्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट का सोचना ये था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का ही यूज़ कर लिया जाए, जिससे कि जो पब्लिक सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके मैनेजमेंट लेवल के अपॉइंटमेंट्स आसानी से हो सके। बट दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया कि बोलो बैंक बोर्ड ब्यूरो सिलेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अगर हम बात करें इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर में जो सरकारी इंश्योरेंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनमें अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, तो गवर्नमेंट का कहना है ऑल्टरनेटिव रेडी है, कुछ दिनों में आ जाएगा मैकेनिज्म। अब क्या करना आपको पता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पढ़ लेना है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, ठीक है, 2019 या 20 में समथिंग आया था इस पर। रिटेल इन्फ्लेशन मई में थोड़ा सा इजी हुआ है, ओके। वैसे देखा जाए तो अप्रैल 2022 में 7.79% इन्फ्लेशन थी, जो कि पिछले 95 मंथ्स की हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन थी। अब मई में थोड़ा सा मॉडरेशन आया। मॉडरेशन का मतलब अब इन्फ्लेशन कितनी मिली है, 7.04%। बट अभी भी RBI को दी हुई जो बैंड है इन्फ्लेशन की उससे बाहर है, 4 ± 2% से ऊपर। 7.04% ज़्यादा ही है। तो देखने वाली बात यह, अब क्या RBI फिर से इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, ओनली द टाइम विल टेल। आ जाओ फिर,
रशिया से ऑयल सप्लाई बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, और अब इराक के बाद में सबसे ज़्यादा हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। सऊदी अरब पहले दूसरे नंबर पर था, अब दूसरे नंबर पे आ गया रशिया। तो पहला, दूसरा और तीसरा इराक, रशिया एंड सऊदी अरब, ये सीक्वेंस है भाई। ठीक है, डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है ना, इसलिए। फिर आ जाओ वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है, ऐसी न्यूज़ आती रहती है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आए थे, तो ध्यान रखना। इराक में एक लेक है जिसका नाम है सावा, वो सूख चुकी है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कॉम्बिनेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट बाय लोकल इन्वेस्टर्स, मतलब वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने नेग्लेक्ट किया, क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट कारण है, इस वजह से ये लेक सूख चुकी है। अब एक बार इराक का और ये लेक लावा का, सावा का हम मैप देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। तो रिवर यूफ्रेट्स के बिल्कुल पास में ये लोकेशन है लेक सावा की, जो कि सूख चुकी है। ठीक है, इराक के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज़ के नेम यहाँ पर इधर देख सकते हो, ईरान है, इधर कुवैत आ जाता है, फिर इधर जॉर्डन आ गया, फिर इधर सीरिया आ गया, इधर टर्की आ गया, इधर सऊदी अरब आ गया। ठीक है, ये बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी, तो इस डिस्कशन में जो भी था वो यहीं कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।